हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। ये टॉपिक इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी नॉलेज तो इसके अंतर्गत से बनती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के साथ में आपको ये टॉपिक कवर करा दूँ, जिससे आपके जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें यदि कोई अगर क्वेश्चन फंसता है तो आप लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाए। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ। जो महाजनपद काल है इसका टाइम था 600 बीसी से लेके, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, यानी कि ईसा पूर्व तक, यानी कि बीसी तक। जब उल्टा चलती थी, जो टाइम था वो उल्टा चलता था। आपसे पूछेगा कि जो इसका टाइम था वो कितना था, 600 बीसी से 325 बीसी। बुद्ध के जन्म के बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का जो उदय है वो हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसकी जानकारी जो मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय से मिलती है। तो आप लोगों से पूछेगा 16 महाजनपदों के विषय में जो जानकारी है ना, उत्पत्ति के विषय में जानकारी, वो कहाँ से मिलती है? तो आगंतुर निकाय से मिलती है। कौन से निकाय से? आगंतुर निकाय, आगंतुर निकाय से, ये याद रखिएगा। अच्छा, जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? एक अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वत्स, पांचवा वज्जी, छठा कौशल, सातवां अवंती, आठवां मल्ल, नौवां पांचाल, दसवां चेदी, 11वां कुरु, 12वां मत्स्य, 13वां कंबोज, चौथा सूरसेन, 15वां अस्मक और 16वां गांधार। ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। इसका मैं आप लोगों को पूरा विश्लेषण वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने उनको सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं इसी बीच में, डिटेल्स में आप लोगों को दे चुका हूँ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आप लोगों को मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो किस महाजनपद की राजधानी क्या थी? सबसे पहले यही क्वेश्चन को कवर करते हैं। गांधार जो था, गांधार इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये जो आधुनिक क्षेत्र है रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी जो कि पाकिस्तान में है। तो गांधार यानी कि ए नंबर के लिए सबसे पहले चौथा आएगा। अब ए नंबर के लिए चौथा या तो डी विकल्प में दे रखा है या फिर ए विकल्प में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। और जो सूरसेन महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो जो सूरसेन महाजनपद था ना दोस्त, ये मथुरा इसकी राजधानी थी। मथुरा और उत्तर प्रदेश के आसपास का इसका क्षेत्र था, यानी कि बी नंबर के लिए पहला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वत्स, ये जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो यहाँ सी नंबर के लिए आपका हो गया दूसरा वाला ऑप्शन। अगर बात करें हम कौशल की, तो जो कौशल महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी, है ना। तो आप लोग कहेंगे सर डी नंबर के लिए तीसरा हो गया। ऐसा किस विकल्प में दिया हुआ है? तो ऐसा विकल्प ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? चलो इसी प्रकार से मैं सभी राजधानी आप लोग को याद करा दूंगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। हर्यक वंश का शासक था जिसे कुड़िक कहा जाता था, तो वो अजात शत्रु था, अजात शत्रु, है ना, जिसे कुणिक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक
नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी, उदयन ने की थी। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का बी विकल्प चला जाएगा। सवाल नंबर 4 को करते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था, मतलब कौन सा था, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, है ना, जो हुआ था, तो वो कौन था उस समय, जिस समय द्वितीय बौद्ध संगति? ये द्वितीय बौद्ध संगति आखिर हुई कब थी? तो 383 बीसी में हुई थी। वैशाली स्थान पे सभाकर्मी अध्यक्ष था और कालाशोक के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसा पूर्व में राजगृह स्थान पे महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था मोगली पुत्र और शासनकाल था अशोक का, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की पहली शताब्दी में, है ना, ईसा की पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र व अशब घोष इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाकोश, ये जो यहाँ पे कालाशोक लिखा हुआ, इसी के काल में हुई थी। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। बौद्ध संगति के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। सवाल नंबर 5 की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो सवाल नंबर 5 के लिए आपका आंसर बी बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट की तरफ। सिकंदर महान, जिसे हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, एवं पोरस, है ना, या पुरु की सेना के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था? तो पुरुषवर पेशावर, वो जो नदी थी वो थी झेलम, है ना, झेलम नदी के किनारे पे। ठीक है, पुरुषपुर पेशावर झेलम नदी के किनारे पे। रक्त वितस्ता भी कहते हैं इसे, झेलम को वितस्ता नदी। तो इसे बी विकल्प में आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 पे आ जाइए। किस मृद भांड या पोट्री, है ना, किस मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो किस मृत भांड को माना जाता है ना? तो वो मृत भांड है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। याद रखना ये चीज़। आगे आ जाइए सवाल नंबर 8 पे। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी रांची में पूछा गया 2004 में। तो पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना गया। आगे आ जाइए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सवाल नंबर 9 बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ए विकल्प राइट हो गया। सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो नंद वंश का शासक था महापद्म नंद, है ना, याद रखना। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखक, है ना, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया? तो किसे कहा गया था? अग्रमीज या जेंडरमीज? तो वो कहा गया था घनानंद को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा हुआ था? पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? सवाल नंबर 12। तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से ए विकल्प इस सवाल का आप लोग राइट आंसर रखेंगे। ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला विदेशी या पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो प्राचीन भारत में दूसरा तो विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो ये यूनानियों के द्वारा हुआ था, याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया था? सवाल नंबर 14 के लिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा डेरियस दारेबाहु। बी ऑप्शन सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइडे स्पीच, जिसे वितस्ता ये आधुनिक झेलम का युद्ध या 326 बीसी, ये किन किन शासकों के बीच हुआ था? 326 बीसी में जो युद्ध हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। पोरस पुरुषपुर के राजा थे, पोरस उनके मध्य हुआ था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने, देखिए यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं 326 ईसा पूर्व, है ना,
तो ये पोरस झेलम नदी या विदस्ता नदी के किनारे पे युद्ध लड़ा गया था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए जरा, है ना। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक ये जो था ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। महापद्मनंद ये नंद वंश का शासक था, ठीक है। और बिंदुसार ये जो आप लोग कह सकते हैं मौर्य वंश से संबंधित था। तो इस प्रकार से यहाँ जो क्रम बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, ए नंबर का पहला, बी नंबर का दूसरा, सी नंबर का चौथा और डी नंबर का तीसरा। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। महाजनपद यहाँ आधुनिक क्षेत्र, किस आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा महाजनपद? मगध। तो देखिए मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, है ना। ये पटना गया बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं जी पहले वाले का क्लियर हो गया, पहले वाले का मगध फैला हुआ था पटना गया के क्षेत्र में। अगर मैं बात करूँ कौशल महाजनपद की, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, तो आप लोग कह सकते हैं अवध, है ना। ये वाला बिल्कुल सही है, फैजाबाद। अब वर्तमान में मतलब पहले अवध के नाम से फैजाबाद के नाम से जान रहे हैं। तो यानी ये हो गया आपका बी नंबर के लिए आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन, यानी कि पहले का ए हो गया, बी नंबर के लिए हो गया आपका तीसरा, है ना। ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग देखिए किससे शुरुआत हो रही है। यहाँ आप लोग देखेंगे किसी से शुरुआत हो रही है, बी नंबर में कहीं तीसरा आ रहा है, बी नंबर में कहीं तीसरा नहीं आ रहा, है ना। तो जो वत्स था वो कौशाम्बी के आसपास फैला हुआ था। कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के आसपास, ये गड़बड़ हो गई भाई, मैं आपको बता दूं पहले। मगध फैला हुआ था इसमें, वत्स जो था, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास फैला हुआ था। तो ए नंबर के लिए पहला था, बी नंबर के लिए दूसरा था। अगला है कौशल महाजनपद। तो जो कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी मैंने आप लोगों को श्रावस्ती बताई थी, फैजाबाद, तो वो बताया था मैंने सी नंबर के लिए तीसरा, है ना। अच्छा चौथा, फिर डी नंबर के लिए चौथा ये हो गया अवंती, है ना। अवंती मालवा के आसपास का क्षेत्र था। अवंती उज्जैन महिष्मती इसकी राजधानी थी और मालवा के आसपास फैला हुआ था। तो क्लियर हो गया 18 नंबर में कि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बनने वाला है। ए नंबर के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, सी के लिए तीसरा, डी के लिए चौथा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते थे। अगले सवाल पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राज्य के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया, कौन सा शासक था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र को, है ना, याद रखो। सवाल नंबर 21 पे आ जाए। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अगुंतुर निकाय में है। अगंतुर निकाय में बी विकल्प आप लोग इसके लिए बिल्कुल राइट करेंगे। आगे आ जाइए जरा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा घनानंद था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट दे रखा है। सवाल नंबर 23 पे आ जाइए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था किस सदी में हुआ था? 23वां नंबर क्वेश्चन। तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ था, क्योंकि 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व में इसका सबसे प्राचीनतम काल था। आगे आ जाइए कि सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किन कारणों से सफल हुआ था? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बात सही है, ये बिल्कुल सही था। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। यानी कि चारों की चारों बातों यहाँ पे सही साबित होंगी। आ जाइए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करते हैं जरा। राजा दे रखा है और राज्य दे रखा है। यहाँ प्रागौत राज्य दे रखा है। प्रागौत राज्य जो था वो कहाँ से संबंधित था? प्रागौत। तो देखिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, प्रागौत जो था वो अवंती से संबंधित था। किससे? अवंती से, यानी कि ए नंबर के लिए तीसरा सही है। प्रागौत अवंती से संबंधित था। उदयन जो था वो कहाँ से संबंधित था? तो उदयन के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था। उदयन संबंधित था वत्स से, वत्स महाजनपद, यानी कि बी नंबर के लिए दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बात करें सी नंबर की, तो सी नंबर है प्रसन्नजित कहाँ से था?
प्रसन्नजित था, आप लोग याद रखिएगा, प्रसन्नजित था कौशल महाजनपद से। तो सी नंबर के लिए चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। अजात शत्रु कहाँ से? मगध से था। तो डी नंबर के लिए आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला सही। तो ये किस क्रमांक में दे रखा है? ये रहा आपका ए नंबर के लिए तीसरा, बी के लिए दूसरा, सी के लिए चौथा और डी के लिए पहला। सवाल नंबर 26 पे आते हैं। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा की आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी ये नहर? तो याद रखिएगा, एक नहर जो खोदी गई थी ये कलिंग में खोदी गई थी। कलिंगा जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक था इस समय। आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेरियस। याद रखिएगा, डेरियस उसका नाम था। ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? वज्जी वैशाली राज्य के साथ इसका युद्ध रहा था। आगे आइए नेक्स्ट। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? ये याद रखिएगा, अजातशत्रु ने किया था। तो 29 नंबर के लिए ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से एक क्वेश्चन को अपनी नज़र में आप लोगों को बसाना है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो था घननंद। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे ये जरा सवाल नंबर 31 की तरफ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? सवाल नंबर 31 के लिए बढ़िया सवाल है। तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 600 BC में हुआ था। तो इसके लिए सही आंसर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसन्नजित इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन था? बुद्ध के समकालीन कौन सा था? तो देखिए, एक तो अजातशत्रु था और एक प्रसन्नजित था। तो यानी कि एक व तीसरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व तीन यानी अजातशत्रु और प्रसन्नजित ये बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध का आप लोगों को पता होगा, गौतम बुद्ध जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, 563 BC में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। पिता जो थे शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी जी था। ठीक है, 7वें दिन ही खत्म हो गई थी वो। इनका लालन पालन जो किया था इनकी सौतेली जो माँ थी गौतमी प्रजापति, इन्होंने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। कपिल वस्तु की जब सैर की तो 4 व्यक्ति देखे, बूढ़ा, एक बीमार व्यक्ति, एक शव देखा, एक सन्यासी देखा, 4 चीज़ें देखी थी। और सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, इसके नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है ना। वह स्थान बोध गया कहलाया। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था ऋषिपत्नम में, है ना, ऋषिपत्नम या सारनाथ में, जो कि बौद्ध ग्रंथ में, मतलब बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जो इन्होंने उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, है ना। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने बताया था कि संसार दुखों से भरा है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। और इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, है ना, कुशीनारा उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। चुन्नू द्वारा अर्पित भोजन के कराने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया इससे जुड़ा हुआ। सवाल नंबर 33 देखिए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? क्यों बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था। नेक्स्ट देखिए। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के यहाँ चिकित्सा के लिए भेजा था? जो चिकित्सा के लिए किस राजा के यहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के यहाँ, तो कौन सा राज्य था? अवंती। अवंती जो था यहाँ पे, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। इसका आधुनिक क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश।
है ना। तो सम्राट बिम्बिसार ने यहाँ पे भेजा था राध व जीवक को। आगे आइए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? 35वां नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। तो वो शिशुनाग था, है ना, जिसने अवंती को जीत का और मगध का हिस्सा बना दिया था। 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? तो अंग का विलय अपने राज्य में किया था बिम्बिसार ने। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार, याद रखो। आगे आ जाइए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था? तो कौन सा राज्य था जिसने नहीं किया था विलय? इसमें अवंती का किया था, वत्स का किया था, कौशल का किया था, लेकिन काशी का विलय इसने नहीं किया था। आगे जाइए जरा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अगर इसने नहीं किया था फिर किसने किया था? तो ये अजात शत्रु ने किया था लिच्छवी का और काशी का विलय। ठीक है भैया, बाद बाकी शिशुनाग ने जो अवंती वत्स है ना, इनका विलय किया था। आ जाइए आगे, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, जरा ये बताइए। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना वृत्ररथ ने की थी, तो ये सही है, ये बात तो सही थी। महापद्मनंत ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि धारण की, सही है ये बात बिल्कुल। तो आपसे पूछ सकता है एकराट की उपाधि, तो महापद्मनंत ने, है ना। गिरिव्रज या राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली में इसकी 4 राजधानियां बनी, सही है ना। तो इनमें से कोई नहीं, है ना भाई, इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सारी बातें सही हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से कौन सा एक राजवंश का शासक था? तो भाई एक नंद वंश था जो इस समय शासन में प्रचलन था यहाँ पे सिकंदर के आक्रमण के समय, जब ही सिकंदर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। ठीक है, 1500 कब हुआ था? 1526, हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 41 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा मगध था शक्तिशाली समय। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में किस किसे माना जाता है, जरा ये बताइए। तो देखिए, खरोष्टी लिपि का प्रचार भी था, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो कौन सा था जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए, तो बात सही है भाई। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये बात भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, उसने भारत को यूनान की रियासत बना लिया था, ये बात गलत थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कहाँ पे नहीं थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था? तो वो मगध में नहीं थी, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे सैनिया अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? सैनिया। सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार को स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। चलिए आगे आ जाते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना रखने वाला स्वामी कहा जाता था? तो याद रखिएगा, महापद्मनंत को भयानक सेना रखने वाला जो मतलब स्वामी था वो कहा जाता था, और नियमित और स्थायी सेना रखता था बिम्बिसार। 47 नंबर सवाल, डेरियस जिसे दराय बाहु फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो जो उसे राजस्व प्राप्त होता था 360 टैलेंट प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वो था हेरोडोटस, जो नहीं था इतिहासकार आने वाला। सवाल नंबर 48 का डी ऑप्शन राइट है। 49 नंबर सवाल पे जाते हैं।
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो जो श्रेणियों का संचालन था इसे श्रेष्ठिन के नाम से जानते थे। किस नाम थे? श्रेष्ठिन के नाम से जानते थे। अगला, गृहपति का अर्थ क्या होता था? सवाल नंबर 50, तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। ऑप्शन ए सही है। आ जाइए जरा आगे, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए जरा। अटक्कुलस किसे कहा जाता था? महामात्र किसे, बलि साधक किसे और शैलिक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था? सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 51। तो जो अटक्कुलस कहा जाता था वो परामर्शदायी संस्था थी, इसे कहा जाता था। ए नंबर के लिए पहला। महामात्र जो कहा जाता था, महामात्र वो उच्च कोटि के अधिकारियों को कहा जाता था, अर्थात बी नंबर के लिए दूसरा। शैलिक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था, तो सी नंबर के लिए तीसरा। और यहाँ याद रखिएगा, बलि साधक किसे कहा जाता था? बलि साधक कहा जाता था किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को। और मतलब जो ये शैलिक कहा जाता था शुल्काध्यक्ष, ये शिल्पियों व व्यापारियों से जो शुल्क या चुंगी वसूल करता था उसे कहा जाता था। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो किसने हत्या की थी जरा बताइए। सवाल नंबर 52 में सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, इसके लिए अजातशत्रु। अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? अजातशत्रु ने, और इसी कारण ये अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था। सवाल नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 54 देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से ये मिलान आप लोग को करना है। फटाफट से बताइए, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? महाजनपद राजधानी, तो जो कुरु महाजनपद था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी कि ए नंबर के लिए चौथा सही है। अच्छा, जो अगला था पांचाल महाजनपद। ये जो कुरु महाजनपद था ना, ये कुरु महाजनपद ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र के आसपास फैला हुआ था। अगला था पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिंछत्र या कौंपिल्य थी, तो अहिंछत्र ये रही, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा सही है। कौशल जो था ये महाजनपद है ना, तो इसकी राजधानी जो थी कौशल की श्रावस्ती थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था, है ना। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी, है ना। तो इसके लिए आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा जरा बताइए, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साकेत, है ना। तो श्रावस्ती को साकेत भी आप लोग बोल सकते हैं। वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, तो आप लोग कह सकते हैं डी नंबर के लिए जो है वो डी नंबर के लिए दूसरा सही है। तो इस प्रकार से जो इसका क्रम बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किस में है? ये रहा आपका बी विकल्प में, ये बिल्कुल राइट बैठेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। चलिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अगुंतुर निकाय में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं रहा। ग्रीवराज भी, राजगृह भी पाटलिपुत्र रहा है, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा ये, है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली। थोड़ा सा मैं आप लोगों को 16 महाजनपदों को एक बार दिखा देता हूँ, है ना। लूसेंट से मैंने आप लोगों का ये चित्र जो है वो खींचा है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा लूसेंट से कवर कर लेते हैं, ये चीज़ लूसेंट में दी हुई है, ठीक है। तो महाजनपदों का उदय और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को, है ना। यहाँ पे देखिए किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ये क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र जो है ये चीज़ मुझे दिखानी थी आप लोगों को। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा, क्षेत्र जो था वो भागलपुर मुंगेली बिहार के आसपास का क्षेत्र था। दूसरा महाजनपद था मगध जो कि राजधानी गिरिवरस राजगृह थी, पटना गया बिहार के आसपास का क्षेत्र। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, इससे संबंधित था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था यह महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विधेय या फिर मिथिला थी। ये 3 राजधानी थी इसकी, वैशाली, विधेय, मिथिला, वज्जी की।
जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन महेशमती मालवा मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। जो मल्ल था उसकी राजधानी थी कुशावती, जो कि देवरिया एवं इसके आसपास महाजनपद फैला हुआ था। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिंछत्र थी या कांपिल्य थे, जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास फैला हुआ था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड के आसपास उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य जो था इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक थी, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। सूरसैन महाजनपद की राजधानी मथुरा इसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था ये महाजनपद। अस्मक जिसकी राजधानी पोटली या बोतन थी, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के आसपास में फैला हुआ था। तो ये 16 महाजनपदों की राजधानी और आधुनिक क्षेत्र को हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिए। जय हिंद।